नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. माझ्या कट्ट्यावरती आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत. आनंद देणारं, चैतन्य जागवणारं, तिमिरातून तेजाकडे नेणारं दीपावलीचं प्रकाशमय पर्व सुरू झालंय. दिवाळीच्या आपणा सर्वांना अगदी आनंददायी आणि आरोग्यदायी शुभेच्छा देऊन आपण आजच्या कट्ट्याची सुरुवात करूया. शास्त्रीय संगीतातलं अभिजात सौंदर्य आज आपल्या कट्ट्यावरती आहे. गायिका कौशिकी चक्रवर्ती यांच्यासोबतच्या गप्पांची आणि सूरमयी मैफलीची खास दिवाळी भेट माझा कट्टा तुम्हाला देणार आहे. संगीत कौशिकी यांचं जगणं आहे, त्यांचा श्वास आहे. कौशिकी यांचे आई वडील दोघेही संगीत साधक, त्यामुळे कौशिकींवरती संगीत संस्कार बालवयापासूनच झालेत. पारंपरिक शास्त्रीय संगीताची साधना करताना कौशिकी यांनी मॉडर्न संगीत प्रकारावरती सुद्धा आपली छाप उमटवली आहे. त्यामुळेच धीरगंभीरपणे सवाई गंधर्व महोत्सवात गाणाऱ्या कौशिकी जेव्हा कोक स्टुडिओमध्ये जाऊन परफॉर्म करतात तेव्हाही त्यांचं गाणं आपल्याला तितकंच भावतं आणि आपलंसं वाटतं. घरोघरी लक्ष्मीपूजन होत असताना सरस्वतीचा वरदहस्त लाभलेल्या कौशिकीजींशी आज गप्पा आणि गाण्यांची मैफल सजवून सणाचा आनंद द्विगुणित करूया. नमस्कार कौशिकीजी, आपलं खूप मनापासून स्वागत एबीपी माझाच्या माझा कट्ट्यावर. नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको. मैं भी बहुत खुश हूँ आज माझा कट्टा में आज आप सबके साथ गप्पे मारने के लिए आई हूँ और बेहद खुशी है. और जो भी आपके दर्शक हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम. दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे रहिए. जी कौशिकी जी, हम जो महाराष्ट्र में रहने वाले आपके चहेते, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. आपके संगीत से हम सारे लोगों के हमें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है. लेकिन आपको देख के मतलब आप जैसे जिनके फैमिली में म्यूज़िक है, मुझे हमेशा एक ये सवाल होता है कि जब आप छोटे थे या आप जैसे जिनके माँ बाप घर में एक संगीत की परंपरा है, क्या आपको सही में जब आप छोटे थे तब से म्यूज़िक में आना, गाना ये सब अच्छा लगता था, या ऐसी स्थिति हो गई कि आपको लगा कि मुझे इसमें जाना चाहिए, एक तरह से धकेल दिया? आपके लिए कैसा था ये शुरुआत इसकी जो हो गई आपके प्रवास की? देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ. ये मुझे लगता है कि मेरे लिए सिर्फ नहीं, सबके लिए ये सच है जो ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कोई भी एक ऐसी जो शैली है जो घर में सब मिलके उसका जो चर्चा है वो करते हैं. उनको क्या होता है, बचपन से एक तो उसका संस्कार ऑटोमेटिकली मिलता है. वो जो एक माहौल है कि घर में सब गाना बजाना कर रहे हैं, जो शागिर्द है वो आ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, दिन भर गाना बजाना हो रहा है, कोई सीख रहा है, कभी परफॉर्मेंस में जा रहे हैं. घूमने के लिए भी हम कई बार ऐसे जाते थे कि एक प्रोग्राम हो गया, उसके बाद हम 2 दिन उस शहर में घूमे. तो हर एक दिन, हर एक हफ्ता, हर एक महीना ऐसा दिन कभी गया नहीं कि जिसमें संगीत एक इंटीग्रल पार्ट, मतलब वो दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा संगीत में जाता था. और ऐसे जो बच्चे बड़े होते हैं उनको संगीत में जाओ ये बोलना नहीं पड़ता, उनको संगीत की रुचि होती ही है. लेकिन ये सही बात है कि हर बच्चा आगे जाके संगीत चर्चा करेगा या फिर बच्ची जो है वो करेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. और मेरे लिए तो ख़ास तौर से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे कभी भी ज़बरदस्ती शास्त्रीय संगीत आपको चर्चा करना है ऐसा कभी नहीं कहा गया. मुझे खुशी मिलती थी गाना गाने से, सुनने से. और पहले तो खुशी से मैं गाती थी, उसके बाद जब मैं थोड़ा सुर में, ताल में गाती थी, ऐसा बाबा माँ को लगा, तब जाके उन्होंने सिखाना शुरू किया. ऐसा नहीं कि मुझे पहले से सिखाए कि नहीं करो करो करो. तो वो खुशी से गाना जो है वो अगर किसी बच्चे में ऐसे ही आता है ऑटोमेटिकली, तो उसको अगर चर्चा करवाए तो वो आगे जाके अगर उसको उतनी उसकी जो प्रेम है वो संगीत से बना रहे तो आगे जाके वो गाते हैं. मैं अपने लिए ख़ास तौर से कहना चाहती हूँ कि मुझे कभी कहा नहीं गया कि तुमको गाना ही पड़ेगा. मुझे खुशी मिलती थी, मैं गाती थी. मेरा छोटा भाई है, मुझसे 10 साढ़े 10 साल का छोटा है, जो कि गाता नहीं है, लेकिन वो कंपोज़ करता है, म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है, साउंड इंजीनियर है. लेकिन संगीत की जो एक रुचि है, अपने दिल का जो एक एक कनेक्शन है संगीत के साथ, वो उसका भी बड़ा तगड़ा है.
लेकिन गाता नहीं है, बट संगीत उसके जीवन का भी उतना ही पार्ट है। लेकिन तो ये जो बंधन है, ये जो दोस्ती है, ये बन जाती है। लेकिन कौशिकी जी, जब छोटे बच्चे जब होते हैं छोटे, तो मतलब आपका तो लाइव पहला परफॉर्मेंस आप 7 साल की थी तब था। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, खास करके दिवाली जैसा त्योहार जब आता है तो खूब खाओ, पटाखे फोड़ो, मतलब इस तरह का सारा माहौल रहता है। अब बच्चों को उस वक्त आप, मतलब आपका वो पहला सभी क्या परफॉर्मेंस हमने इतना, हाँ मतलब वो इतनी छोटी सी आयु में आपका पहला लाइव परफॉर्मेंस, उसके बाद एक सेलिब्रिटी का स्टेटस, तो ये सब छूट नहीं गया? मतलब कभी ऐसा लगा कि अरे मैं गा रही हूँ, मुझे लोग इतने पहचान रहे हैं, मेरी आवाज़ लोगों को पसंद है, इतनी तारीफ आ रही है, मतलब सब तारीफ हो रही है, लेकिन ये छूट रहा है? बाकी सारे बच्चे जिस तरह से खेलकूद करते हैं, खाना खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे जलाते हैं, वो छूट गया। ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? देखिए, जब बच्ची थी तो कुछ चीज़ें जो थी, जो हमको मना था। मतलब दोस्तों के घर जाते थे, लेकिन वो रात को रुक जाना, देर रात तक बातें करना, और मतलब घूमने के लिए जाना, स्कूल एक्सकर्शंस में जाना, स्पोर्ट्स डे में स्कूल जाना, ये सब मुझे मना था क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है। मैं स्पोर्ट्स डे में स्कूल जाती थी तो फिर अगला जो 1-2 दिन है मेरी आवाज़ बैठ जाती थी वो धूल से, तो इसीलिए ये सब थोड़ा मना था। तो एज अ चाइल्ड मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे भी थिएटर में जाके मूवीज़ देखना है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं था, या फिर दोस्तों के घर जाके मुझे 2 दिन रुकना है और गप्पे मारना है, घूमना फिरना है, रियाज़ हो नहीं हो चलेगा, कोई बात नहीं। ये सब कभी कभी ज़रूर लगा, लेकिन कोई भी डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन से क्या होता है इंसान का, उस डिसिप्लिन का बेनिफिट क्या है, वो बचपन में किसी को भी नहीं पता होता है। और रूटीन, डिसिप्लिन, ये सब किसी भी बच्चे को पसंद नहीं आता है। लेकिन अभी, या फिर जब बड़ी हो गई, तब जाके पता चला कि वो डिसिप्लिन कितना ज़रूरी था। अगर बचपन में आप बोले तो मुझे कभी कभी ज़रूर लगता था कि थोड़ी छूट मिल जाए, थोड़ी सी मुझे छुट्टी मिल जाए, आज कोई बोले ना कि आज रियाज़ करो, ऐसा मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, करे नहीं करे चलेगा। तो वैसा कभी लगता है किसी भी डिसिप्लिन में। अगर रोज़ स्कूल होता है तो भी एक बच्चा स्कूल मिस करना चाहता है कि आज स्कूल नहीं जाना, आज नहीं होमवर्क करना। लेकिन ये ऐसी डिसिप्लिन है जो अगर बचपन में अगर थोड़ा सा उसको बांध के ना रखा जाए तो आगे जाके इम्पॉसिबल है। और आज मैं और ज़्यादा समझती हूँ क्योंकि आज मैं माँ हूँ। मेरे घर में एक बच्चा है जिसको भी संगीत से रुचि है, तो कभी वो खुशी से बजाता है, गाता है, कभी मुझे थोड़ा बोलना पड़ता है कि नहीं अभी तुम्हारा, अभी आधा ही घंटा हुआ है, अभी और बैठना है, अभी और रियाज़ करना है। तो उसको ज़रूर लगता होगा कि मुझे थोड़ी सी रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिल सकती, और उसको अभी उसका बेनिफिट पता भी नहीं होगा, लेकिन आगे जाके पता होगा। तो बचपन में ज़रूर लगा होगा, लेकिन कभी रेबल नहीं हुई कि नहीं मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे डिसिप्लिन में डाला जा रहा है, मुझे गाना बजाना नहीं कर रहा है। क्योंकि प्यार इतना था कि अच्छा लगता था गाने में, और जब भी बाबा माँ कहते थे कि यही रियाज़ करो फिर और भी अच्छा गा पाओगी, तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता था, लगता था कि अच्छा करके देखते हैं, अगर और अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, ऐसा। लेकिन आप जब छोटी थी तो आप अच्छा बच्ची थी कि मूडी बच्ची थी कि कभी सुन लिया कभी नहीं सुन लिया? मैं बहुत अच्छी बच्ची थी, मतलब इतनी अच्छी बच्ची कि मेरे बाबा माँ को, भाई को जब बड़ा कर रहे थे तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि ये इतना ना क्यों बोलता है, क्योंकि मैंने कभी ना बोला ही नहीं। मैं बहुत बहुत ओबीडियंट थी, और मतलब मैं अभी भी बहुत ओबीडियंट हूँ जनरली। लेकिन हर बच्चे की तरह कभी कभी होता है कि नहीं अभी नहीं अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि अभी मैं थोड़ी ज़्यादा मूडी हूँ बचपन से। कभी कभी ना भी बोलना मज़ा आता है मुझे कि नहीं करना, लेकिन बचपन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बच्ची थी और ओबीडियंट थी, और बाबा से बहुत डरती थी। व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ बाबा। तो बाबा की डांट पड़ेगी ये सोच के ही मैं डर जाती थी, इसलिए बाबा को डांटना ही नहीं पड़ा कभी। कौशिकी जी, मतलब आपकी सबसे बड़ी खूबी जो है वो मुझे लगता है कि यंग जो ऑडियंस है उनको आपका गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने कहीं ये सुना, गुंदेचा ब्रदर्स ध्रुपद के बारे में बता रहे थे, और उनका ये कहना था कि
हम लोग अभी जो गाना गाने जा रहे हैं उसे आप सिर्फ सुनिए, समझने की कोशिश ना करिए। सुनने के बाद आपको कभी ना कभी वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आपकी खूबी ये है कि नया जो जनरेशन है उसको आपका गाना अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है आपके गाने में कौन सी चीज़ आप मिलाती है जिससे ये जो नया ऑडियंस है उसे आपसे प्यार करती है? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल है बताना। मतलब अगर आप हमको सबको क्या है, माँ की जो पकाई हुई जो दाल चावल होती है ना, वो बहुत पसंद आता है। तो हम माँ को पूछते हैं कि आप इसमें क्या डालते हैं कि इतनी खूबसूरत हो जाती। तो मेरी माँ को जब पूछती हूँ, माँ हर वक्त बोलती है कि थोड़ा सा समय और थोड़ा सा प्यार। तो ये रेसिपी है। तो थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी समय अगर किसी चीज़ को दी जाए, और उसके साथ थोड़ा सा सच्चाई भी चाहिए होता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपने गाने का जो रेसिपी है उसमें बस इतना ही है। बाकी तो सब कुछ जो बड़ों का गाया हुआ है, सिखाया हुआ है, उन्हीं से सीखा हुआ है, उन्हीं का सुन के अच्छा लग के सीखने की कोशिश करके अपने गाने में हम गाने की कोशिश करते। लेकिन जो मुझे लगता है कि एक तो बड़ी खुश नसीब हूँ मैं कि यंगर जनरेशन को क्लासिकल म्यूज़िक में किसी एक का गाना अच्छा लगता है, किसी एक से उनको प्यार होता है, किसी एक का वो मतलब अपना फ़ोटो टांगते हैं दीवार पे। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये रॉक स्टार्स का होता है, फिल्म स्टार्स का होता है, पॉपुलर म्यूज़िक में होता है, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक में कम होता है। और उसमें से अगर मैं उतनी खुशनसीब हूँ कि मेरे फ़ोटोज़ किसी ने दीवार पे टांग के रखा है, फ़ोन के कवर्स में मेरे फ़ोटोज़ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये प्यार होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक से बच्चों को पहला जो होता है वो है डर। उनको सबको डर लगता है कि अरे बाप रे, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बहुत सीरियस है, बहुत साधना करने की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि मेरे गाने में उनको जो अच्छा लगता है, दैट माइट बी द एक्सेसिबिलिटी फैक्टर, कि मैं प्रिटेंड नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। मैं बात ज़्यादा करती हूँ। आई एम अ टॉकेटिव पर्सन, आई टॉक ऑन स्टेज। आई एम जनरली अ हैप्पी गो लकी पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हूँ, तो मैं स्टेज पे भी कभी कभी मजाक करती हूँ, हंस देती हूँ, उनसे बात करती हूँ। आई एम अ वेरी आई लाइक टू मीट पीपल, and I really like younger people, I really like kids. I think they bring a lot of energy, positivity, उनमें बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ म्यूज़िक के ज़रिए, और बिना म्यूज़िक का भी, ऐसे भी सोशल मीडिया में कभी मुलाकात होती है सेल्फ़ी खींचने के लिए, मुझे अच्छा लगता है। और मैं कभी ये नहीं जताती हूँ कि ये क्लासिकल म्यूज़िक है तो मैं बहुत अलग हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा, मेरा ओहदा बहुत ऊंचा है क्योंकि मैं क्लासिकल म्यूज़िक गाती हूँ, आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप पैर छूइए, आप झुकिए। ये कभी कोशिश नहीं करती, क्योंकि मुझे सच्ची में नहीं लगता है कि मेरे सामने कोई झुके। इतनी लायक नहीं हूँ मैं उतना, मुझे आई डोंट डिज़र्व दैट। व्हाट आई रियली लाइक इज़ देयर लव, एंड व्हाट आई रियली वैल्यू इज़ देयर लव। कि उनको खुशी मिलती है गाना सुन के, वो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, ठुमरी हो, कोक स्टूडियो का गाना हो, फिल्मों का गाना हो, जो भी उनको सुन के अच्छा लगता है, मैं उस अच्छे लगने को बहुत वैल्यू करती हूँ। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि मैं उन्हीं के जैसी हूँ। कोई भी मेरे उम्र के या मुझसे थोड़ी छोटी जो बच्चे हैं, जो छोटे यंगस्टर्स हैं, मैं उनके जैसी हूँ। द ओनली डिफरेंस इज़ आई सिंग अ सर्टन फॉर्म ऑफ म्यूज़िक। इसके अलावा कुछ अलग नहीं है उनमें और मुझ में। शायद यही बात उनको अच्छी लगती है, शायद यही कनेक्ट वो भी फील करते हैं अपने तरफ से। एक मैंने कहीं तो सुना था या पढ़ा था कि आप पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखती है, और आप मतलब उसकी परंपरा बहुत बड़ी और बहुत लंबी है। आपकी एक खूबी ये है कि आप उसमें एक क्लासिकल रोमांटिसिज्म आपने उसमें जो लाया है, उससे आप थोड़ी अलग, मतलब उस घराने से ताल्लुक़ रखने के बाद भी थोड़ा अलग आप कुछ कर पाई, ये आपने दिखाया। क्या ये सही है बात? आपको लगता है ऐसा?
देखिए, घराने के एक ही घराने के जितने म्यूजिशियंस होते हैं, अगर आप जयपुर, ग्वालियर, किराना, आगरा, पटियाला, कोई भी घराने के अगर आप 5-6 म्यूजिशियंस का नाम बोले तो उनमें अपनी अपनी अलग खूबी है। वो एक ही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी जो यूनिकनेस है, उनका जो एक एक्सक्लूसिविटी है, वो घराने से ताल्लुक़ रखते हुए भी वो अपनी जो स्टाइल है वो उसको यूनिकली इवॉल्व करते हैं। ये सब कोशिश करते हैं, सब अपने तरह से कोशिश करते हैं। हो पाता है, नहीं हो पाता है, और वो ऑडियंस के मन को भाता है, ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है। हम सब कोशिश करते हैं कि अपना एक अलग स्टाइल हो, अपनी एक यूनिक एक जो एक्सप्रेशन का जो एक उसी घराने का है, वही बंदिश गाती हूँ, वही राग गाती हूँ, लेकिन गाने का जो तरीका है वो थोड़ा अपना अलग हो, ये हम सब कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। बट आई एम हैप्पी कि विदाउट कॉन्शियसली, मैंने कॉन्शियसली कुछ पटियाला घराने का कुछ चेंज किया है, ऐसा नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। जो भी मेरी तालीम है बाबा से है, पटियाले घराने से है, खान साहब का, उस्ताद जी का, मुनव्वर अली खान साहब का, बड़े गुलाम अली खान साहब का सुन सुन के, बाबा से सीख के जो भी गाती हूँ उन्हीं की दी हुई है। और कॉन्शियसली मैंने नहीं, ये नहीं करना है, इसकी जगह ये करना है, ऐसा कभी किया नहीं, सोचा नहीं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सीखी हुई एक चीज़ वो उतनी ही ना रह जाए। मैं जो बोलना चाहती हूँ, माई म्यूज़िक शुड बी माई एक्सप्रेशन, it should not be somebody else's expression through me, it should be my expression। मैं जैसे इंसान हूँ, बाबा जैसे इंसान है या फिर खान साहब जैसे इंसान थे, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं अलग इंसान हूँ। तो my music should be my expression of what I think, how I am, how I like, what I don't like, it should be my expression। तो अगर पटियाले घराने की तालीम होते हुए भी मेरा अपना गाना, अपना एक्सप्रेशन हो, तो कैसा होगा, ये मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी कई सालों से, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहेगा। तो इट्स मोर अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अपने अंदर खोजने की प्रोसेस है। उसमें गायकी चेंज भी होती है। अगर आपने 10 साल पहले मेरी परफॉर्मेंस सुनी थी, अगर आप रिकॉर्डिंग सुने, तो 10 साल में मेरी गायकी बहुत बदल गई है, और बेहतर हुई है या अच्छी नहीं रही, ये मैं नहीं बता सकती, ये मेरे ऑडियंस बताएगी। लेकिन कोशिश यही है कि अपने आप को जैसे हम डिस्कवर करते हैं इन लाइफ की उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, हम ज़िंदगी से जो सीखते हैं, जो देखते हैं, उसके साथ जैसे हम ऐसे एज अ पर्सन जैसे हम बदलते हैं, वैसे म्यूज़िक ऑल्सो शुड इवॉल्व एंड इट शुड बी एन ऑनगोइंग जर्नी, ऐसा मैं मानती हूँ। कौशिकी जी, हम आपको सुन रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप जो बातें बता रहे हैं, हाँ जी। लेकिन महाराष्ट्र आपका सेकंड होम है। मतलब आपके हमेशा प्रोग्राम्स होते रहते हैं, मुंबई में होते हैं, नेहरू सेंटर में होते हैं। तो जब महाराष्ट्रियन ऑडियंस के लिए आप गाते हैं तो कुछ मराठी या कुछ आपने किया है, कभी ट्राई किया है? मैं बहुत मराठी गाती हूँ, अभंग गाती हूँ, और हृदयनाथ जी के कई सारे कॉम्पोजिशंस मैंने गाया है, मोगरा फूलला गाया है, और कौशिकी जी एक रिक्वेस्ट और करूं? क्या गाया है? कौशिकी जी एक अभंग रिक्वेस्ट तो कई करूं? सारे अभंग कई सारे गाए हैं। एक हाँ जी, छोटी बोलिए। रिक्वेस्ट करूं हाँ, मैं समझ कि सकती हमारी हूँ, क्या हाँ रिक्वेस्ट है? कट्टा के ऑडियंस के लिए आप अगर हमारे मतलब हमारी दिवाली खास कर दी दे अगर आपने, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरे पास ये सब तानपुरा मिलाए हुए नहीं है, तो मैं ऐसे ही गाऊँ? ऐसे ही गाइए, चलेगा। चलेगा। अच्छा। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, करकटावरी, करकटावरी ठेवुनिया, सुंदर ते ध्यान
विटेवरे सुंदर ते ध्यान। वाह। कौशिकी जी बहुत बहुत शुक्रिया महाराष्ट्र से जुड़ने के लिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए। और महाराष्ट्र के जुड़ने के बाद मेरे मन में पहला सवाल तो यही आता है कि बंगाल और महाराष्ट्र की बहुत पुरानी परंपरा है, दोनों का अपना एक रिश्ता है, और शायद आपका भी महाराष्ट्र से, जैसे भारती ने कहा, आपका रिश्ता है। जब आप सुनती है 2-3 नाम या बहुत सारे नाम आपके जहन में और होंगे, मैं पहले नाम लूँगा किशोरी ताई, दूसरा नाम लूँगा लता दीदी। इन नामों का जब जिक्र होता है तो आप इनसे क्या सीखी है अब तक और क्या आगे देना चाहोगी हम सभी फैंस को? देखिए, आपने जो 2 नाम पर्टिकुलरली लिए, मैं म्यूज़िक की बात तो ज़रूर है, म्यूज़िक की बात तो मतलब वही बात चलती ही रहेगी, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इतनी सारी चीज़ें मैंने सीखी है उनसे। लेकिन मैं ना थोड़ा इंसान को भी समझने की कोशिश करती हूँ, अगर उनसे मिली हूँ कभी, उनके गाने के ज़रिए भी कई बार उनको थोड़ा समझने की कोशिश करती हूँ। और उस लिहाज में मैं बोलना चाहती हूँ कि इन दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। एक तो लता दीदी, मैं उनसे इतनी बार मिली, और पहली बार एक टेलीविज़न का ही लाइव शो था जिसमें मैं गाने के लिए गई थी, और उनको एक अवार्ड दिया गया था उसी दिन। तो वो सामने बैठी थी और मुझे पता भी नहीं था कि वो सामने बैठ के मेरा गाना सुनने वाली है। और बहुत कम लोगों को ऐसे नसीब होता है कि माँ सरस्वती किसी के सामने बैठ के बोले कि अच्छा तुम गाओ, मैं सुन रही हूँ। ऐसा मुझे हुआ है, ऐसा मुझे फ़ील हुआ था, और मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतना डर लगा, मुझे एंटिसिपेशन इतना ज़्यादा था कि आई स्टिल रिमेंबर कि आई वेंट ऑन स्टेज एंड आई वाज शिवरिंग, आई वाज शेकिंग, आई जस्ट डिडंट नो कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे गाऊँ। मतलब वो ठुमरी मैंने कई हज़ारों दफ़े गाई है, लेकिन मुझे लग रहा था कि आज पता नहीं सुर नहीं लगेगा, शायद सांस नहीं ले पा रही हूँ, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। और उसके बाद उनसे इतनी आशीर्वाद मिली है, इतनी बार मैं मिली हूँ, घर गई हूँ, कई सारे कॉन्सर्ट्स में वो आए हैं, और मतलब ये आशीर्वाद एक ही बार सिर्फ सामने से उनको देख लेना बहुत होता है, लेकिन वो मेरे बेटे के जन्मदिन में फ़ोन करते हैं हर साल। ये कुछ ज़्यादा ही है, ये मतलब स्वर्ग से किसी को फ़ोन आता है और भगवान खुद बात करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, ऐसा मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है। उनके फ़ोन में मेरे बेटे का, हम सबका फ़ोटोज़ है। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल हाउ शी बिकम्स अ ह्यूमन बीइंग, you know, it's like that, because she was always a goddess for me, she still is a goddess, but कई बार होता है कि भगवान इंसान बन के सामने आ जाते हैं, तो हम जैसे भक्तों का, जो बहुत छोटे इंसान हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि इनको इंसान सोचे, भगवान सोचे, कैसे उनको पूजे तो कैसे पूजे, बात करे तो क्या बोले, ऐसा होता है मुझे हर बार। लेकिन शी हैज़ बीन सो काइंड एंड अफेक्शनेट। म्यूज़िक, परफेक्शन, ये सब, you know, Lata ji personifies all this. But in addition to that, what I would like to say, that she also personifies strength in so many ways to me. She personifies discipline in so many ways to me. क्योंकि एक 80 साल 70 साल कोई एक ऐसी ज़िंदगी बिताए, ऐसे ज़िंदगी से शुरू करके जहाँ पे सिर्फ डिफ़िकल्टी है, सिर्फ दुख है, सिर्फ स्ट्रगल है, वहाँ से लेके आज तक जैसे उन्होंने अपने ज़िंदगी को एक एग्ज़ाम्पल की तरह उन्होंने जिया है। इट्स लाइक एन एग्ज़ाम्पल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू लर्न फ्रॉम हर लाइफ। द कमिटमेंट, द डिवोशन, द डिसिप्लिन, द सिंसियरिटी, द इंटीग्रिटी टुवर्ड्स हर क्राफ्ट, टुवर्ड्स द फ्रेटर्निटी, टुवर्ड्स हर फैमिली, टुवर्ड्स परफेक्शन, ये एक शिक्षा है, हम सबके लिए शिक्षा है, और लड़कियों के लिए तो ज़्यादातर है। क्योंकि क्या होता है, हम लड़कियां जो है ना, कोई एक थोड़ी सी उम्र के बाद, किसी की शादी के बाद, किसी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हम क्या करते हैं कि हम अपने काम को या फिर म्यूज़िक को या फिर प्रोफेशन को वी टेंड टू टेक अ बैक सीट।
लेकिन सबको साथ में लेके, लेकिन फिर भी अपनी सिंसियरिटी और परफेक्शन परफॉर्मेंस का जो उसके लिए जो परफेक्शन और कमांड चाहिए उसको बरकरार रखते हुए एक ये इतने लंबे अरसे तक अपने आप को उस जगह पे होल्ड करना, इट्स अ ह्यूज एग्जाम्पल फॉर ऑल म्यूजिशियंस, ऑल आर्टिस्ट, ऑल क्रिएटिव पर्सन. और किशोरी जी के लिए आई वुड ऑल्सो से दैट यू नो हर करेज इज़ एग्जाम्पलरी. मैं उनसे मिली बहुत बचपन में, वो जब संगीत रिसर्च एकेडमी में आया करती थी. कॉन्सर्ट्स में बहुत डर लगता था, उनसे जाके बात करने में भी डर लगता था. और कई सारे कॉन्सर्ट्स सुने ऑफ कोर्स SRA में. और उसके बाद पुणे में अमोल पालेकर जी ने मुझे बुलाया था किशोरी ताई की जन्मदिन में 80th बर्थडे सेलिब्रेशन में गाने के लिए. तो वो पहला मौका था जब वो सामने बैठ के मेरे गाना सुन रही थी. एंड देन आफ्टर द कॉन्सर्ट शी कॉल्ड मी बैक स्टेज, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छा गाया. एंड शी यूज्ड टू स्पीक इन सच एब्सोल्यूट perfect and glorious English, I would say. A lady of her age to have that accent and command over English is very surprising for me, but she really spoke really well. और मुझे उन्होंने कहा कि देखो, sing to express not to impress. तो हर एक इंसान का एक बाइबल होता है जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती है जो वो ज़िंदगी भर फॉलो करता है. So this one statement is part of my Bible, that sing for your happiness, sing for your expression. Don't sing for any kind of external obligation कि किसी को खुश करना है, किसी को ये दिखाना है. ये सब के लिए गाना नहीं होता. गाना अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए होता है. और ये जब किशोरी ताई के मुंह से आता है तो ये सच लगता है, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने बलबूते पे और अपने टर्म्स पे अपनी ज़िंदगी जी है. कभी किसी चीज़ का ऑब्लिगेशन उनको नहीं था. उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया, जो अच्छा नहीं लगा आउटराइट उन्होंने मना किया है. और ये नहीं बोलने का जो स्ट्रेंथ है ना, ये हर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट को रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो आर्ट है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको अपने टर्म्स पे जीना बहुत ज़रूरी है. और ये दिस इज़ अ ग्रेट लर्निंग फ्रॉम किशोरी जीज लाइफ that I've learned. But yes, of course, talking about music, Sahilare will always ring in my head, and too many songs. बसंत बहार, मैंने इतनी खूबसूरत बसंत बहार बहुत कम सुना है. It's just unbelievable that her voice had an intoxicating element, और उनकी गायकी में एक ऐसी गूंज थी ना कि उसका नशा हो जाए इंसान को. और that addictive power of her music and that courage of her personality, I think it's a deadly combination. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत विस्तार से आपने बताया. लेकिन अगर 2-3 हल्के फुल्के सवाल मैं आपसे पूछूं, तो जिसका जिक्र राजीव सर ने किया था, आपका युवा पीढ़ी से जो हल्के फुल्के सवाल, आप जो युवा पीढ़ी से आपका नाता है, उसका एक कारण ये भी है कि आपने अपना खुद का एक स्टाइल स्टेटमेंट बनाया. आपका वार्डरोब सच में कितना बड़ा है, ये मेरे मन में सवाल है. और दूसरा, क्या आपके पहले पीढ़ी की कोई ऐसी शख्सियत है जिससे आप प्रभावित है, उन्होंने भी संगीत की दुनिया में अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाया? हर एक से. आपने लता जी की बात की, व्हाई नॉट हर, बिकॉज थ्रू आउट हर लाइफ वेयरिंग वाइट एंड क्रीम कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस, इट्स अ चॉइस, एंड दैट इज़ हर स्टाइल स्टेटमेंट. ऐसा मुझे लगता है. रविशंकर जी का स्टाइल स्टेटमेंट इज़ अनबिलीवेबल. जाकिर जी का स्टाइल स्टेटमेंट इज़ परफेक्ट. अमजद अली खान साहब की जो पश्मीना का कलेक्शन है, वो वार्डरोब मुझे देखना है. आई रियली वांट टू स्टील सम ऑफ हिज पश्मीनाज. सच अमेजिंग पश्मीनाज ही हैज़. एंड परवीन जी की जो साड़ियाँ हैं, वो तो मुझे मतलब चुराना ही है. अगर मुझे मौका मिले मैं तो चुरा लूँगी. तो I think every person had created their own style statement, and उनका जो परफॉर्मेंस है ना, वो एक टोटल एक्सपीरियंस है, वो एक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस है. उसमें अगर वो नहीं होता तो हम सीडी चला के गाना बजाना सुनते और उसी में खुश हो जाते, लेकिन वैसा नहीं होता है. हम उनको देखते भी हैं,
उनका बॉडी लैंग्वेज फॉलो करते हैं, वो गाते बजाते वक्त कितना इन्जॉय कर रहे हैं वो भी देखते हैं, और ऑफ कोर्स गाने का जो इम्पैक्ट है वो अपने दिलो दिमाग में छा जाता है। ये सब मिला के एक परफॉर्मर हमको याद रह जाते हैं। आज जाकिर जी जैसे सर हिलाते हैं, उनका जो हेयर स्टाइल है वो अगर स्टेटमेंट नहीं होता तो आज के पीढ़ी के हर कलाकार वैसा हेयर स्टाइल नहीं करता। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस, बट हैविंग सेड दैट द प्रायोरिटीज़ शुड बी राइट। सिर्फ हेयर स्टाइल बना लिया, सिर्फ पश्मीने का कलेक्शन बना लिया, लेकिन गाना बजाना का रियाज का नहीं हुआ, तालीम का नहीं हुआ, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक और सवाल, आपको संगीत के साथ साथ सुंदरता और शालीनता भी विरासत में मिली है, और हमने पढ़ा ही है ये कि ऋतुपूर्ण घोष आपको साइन करने के लिए आपके घर पे आए थे चोखेर बाली के लिए। तो आपने किस संयम से आपको फिल्मों की दुनिया से दूर रखा, और हाल ही में हमने तेरा ख्याल का भी वीडियो देखा, अभी कैमरा फेस करने में आपको कैसा लगता है? मुझे गाने के लिए कैमरा फेस करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैमरा के लिए कैमरा फेस करना मुझसे नहीं होता। एक्चुअली ये उतना संयम नहीं है। मैं अपनी बातें ठीक से बोल पाऊँ बहुत है, डायलॉग्स बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए हाँ, रितुदा एक्चुअली वांटेड मी टू एक्ट, एंड बीइंग अ फैंटास्टिक डायरेक्टर शायद वो मुझसे भी एक्टिंग करवा ही लेते, लेकिन बाबा को पहले तो मंजूर नहीं था, और उनके ऊपर बात मैंने कभी की नहीं। बट आई ऑल्सो वॉजेंट वेरी श्योर अबाउट एक्टिंग। आई एम नेवर वेरी श्योर अबाउट एक्टिंग। अगर आप आज भी मुझे पूछे तो आई एम नॉट एट ऑल श्योर अबाउट एक्टिंग। लेकिन हाँ, म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए जितना म्यूज़िशियन को, सिंगर को अपीयर करने के लिए जितना कैमरा फेस करना पड़ता है, उतना ठीक है, क्योंकि उस गाने को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए उतना कैमरा फेस करना ज़रूरी है। संगीत को आपको विरासत में मिला है, आपने गाना छोटी उम्र में ही शुरू किया, लेकिन कौशिक को कब लगता है, कौन से गाने पे ऐसा लगता है कि मैं नृत्य के लिए झूम उठूं? अरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये जो पहला गाना है मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये कट्टा है तो ये सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं। ये जो पहला जो धूम पिचक धूम आया था पलाश सेन का, तो हम सब छोटे थे, स्कूल्स में थे, तो मेरा भाई बहुत ही छोटा था। तो धूम पिचक धूम यूज्ड टू बी माय फर्स्ट सॉन्ग, जिसको सुन के मैं पागल ही हो गई। एंड एवरी इवनिंग मी एंड माय ब्रदर, हम दोनों का एक जैसे ऐसा रूटीन होता कि वो धूम पिचक धूम चला के हम बहुत डांस करते थे घर में, दरवाज़ा कमरे का बंद करके, ताकि किसी को पता ना चले। और भाई कभी उसके दोस्तों के घर कहीं पे तो गया, और उसके बाद वो गाना चला के वो बहुत डांस किया, और उसको डांस स्टेप्स मैं सिखाती थी। सो यू नो, आई यूज्ड टू बी हिज डांस टीचर। सो वो दोस्तों के घर में जाके बहुत डांस किया, और सारे दोस्तों ने कहा, अरे वाह, तू तो अच्छा डांस करता है, कहाँ से सीखा? और बच्चा है ना, उसको पता नहीं, उसने कहा दीदी ने सिखाया मुझे, दीदी बहुत डांस करती है, बहुत अच्छा डांस करती है। तो सबको पता चल गया कि दीदी डांस करती है। अभी सब मुझे बताने लगे, अच्छा तो अभी बर्थडे पार्टीज़ हुआ, अभी धूम पिचक धूम चला के डांस करो। सो देन आई हैड टू बी अगेन रिस्ट्रेन माई सेल्फ कि नहीं ऐसा नहीं डांस करेंगे। बट देर आर कपल ऑफ सॉन्ग्स, ऑफकोर्स धूम पिचक धूम स्टिल विल टॉप माई लिस्ट ऑफ डांसिंग सॉन्ग्स। बट कई सारे गाने हैं, और ये जो सखी जो ग्रुप है मेरा, हम सारे जो लड़कियां हैं बहुत दोस्त है, हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तो कॉन्सर्ट्स के बाद कई बार होता है कि हम होटल रूम पे वापस आके अच्छा सा गाना चला के बहुत डांस करते हैं। तो कुछ भी गाना चलता है हमारा। एक्चुअली कौशिकी जी, मैं आपको पूछने ही वाली थी, सखी जो आपका इनिशिएटिव है उसके बारे में, उसके पीछे का थॉट क्या है? मतलब मैंने कहीं पढ़ा है कि ये जो सेलिब्रेटिंग वुमनहुड, ये आपका टैगलाइन है, तो ये क्यों, मतलब आपको क्यों ज़रूरत लगी एक ऐसा लड़कियों का वुमेन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए? अच्छा, पहले आपने जब पूछा कि आपको एक सवाल, मैं डर गई कि अभी आप बोलेंगे अभी आप थोड़ा डांस करके भी दिखाएंगे। नहीं, हम हाँ, आपको हाँ, बोलेंगे actually, गाने के लिए ही, डांस करने के लिए नहीं। थैंक गॉड। तो ये वुमेन्स ग्रुप जो है ना, मुझे प्रॉब्लम इसी आइडिया से है, क्योंकि जो हमारे सारे म्यूज़िक बैंड्स हैं उसको हम मैंस या फिर मेंस बैंड नहीं बोलते हैं,
जब ही एक ऐसी ग्रुप होती है जिसमें म्यूजिशंस लड़कियां हैं, तो हमको उसको अलग से वुमेन्स बैंड बोलना पड़ता है, या फिर हम बोलते हैं। मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं, क्योंकि म्यूजिशियन ये जो वर्ड है या फिर संगीतकार जो वर्ड है, ये जेंडर में बंधा हुआ नहीं है। म्यूजिशियन कोई भी हो सकता है, जैसे लॉयर, जैसे डॉक्टर, जैसे नर्स, कोई भी हो सकता है। लड़के हो सकते हैं, लड़कियां हो सकते हैं, लेकिन जब भी लड़कियों का एक ग्रुप होता है उसको अलग से विमेंस बैंड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इतने कम हैं, या फिर है ही नहीं, या फिर बहुत एक्सेप्टेंस अभी तक हमको बहुत उस पर वर्क करना पड़ रहा है कि अच्छा इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम एज नेचुरली एज वी एक्सेप्ट अ मेन्स बैंड, वी कैन नॉट एक्सेप्ट अ वुमेन्स बैंड एज जस्ट अ नेचुरल बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। और हमारे देश में क्या है, हम धरती माँ है, पृथ्वी माँ है, गंगा माँ है, सब कुछ माँ है, लेकिन हमारे जो लड़कियाँ हैं सोसाइटी में वो सेफ़ नहीं है। हमारी देवी जो है शिक्षा की, संस्कृति की, विद्या की, वो सरस्वती है, लेकिन लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सकती। जो देवी है वेल्थ की, वो लक्ष्मी है, लेकिन लड़कियों को बाहर जाके काम करना, अर्न करना, और उस अर्निंग को ओन करना, टू फील गुड एंड टू फील प्राउड अबाउट हर सेल्फ, हर वर्क, हर मनी, हर वेल्थ, हर अचीवमेंट्स, ये सब सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है। ये थोड़ा सा, ये अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं करती। तो ये जो डाइकोटमी है ना, दिस वाज वेरी बॉदरसम। और मुझे और भी बॉदरसम लगा क्योंकि मैं ना अपने घर में एक लड़की जैसी बड़ी नहीं हुई। आई ग्रू अप लाइक अ चाइल्ड, आई डिड नॉट ग्रो अप एज अ गर्ल और अ बॉय। और पटियाला घराना ऐसा है कि मुझे बाद में लोग ऐसे पूछते हैं कि ये तो बहुत दिस इज़ अ मेन स्टाइल, क्योंकि बहुत तगड़ा गायकी है इसका, तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे कभी लगा नहीं, मुझे लगा कि ये मेरा एक्सप्रेशन है और एक म्यूजिशियन का एक्सप्रेशन है, एक लड़की का नहीं या फिर लड़के का नहीं। तो ये जब मुझे बाद में ऐसा समझ में आने लगा कि ये म्यूज़िक में भी एक लड़की को कैसे देखा जाता है, सोसाइटी में एक लड़की को कैसे देखा जाता है, और जब भगवान बना दिया जाता है तो एक लड़की को देवी की तरह देखा जाता है। तो ये जो डाइकोटमी है ना, आई डिड नॉट लाइक इट, एंड आई स्टिल डिड नॉट लाइक इट, आई स्टिल डिड नॉट डू नॉट अप्रिशिएट दिस। आई स्टिल विश दैट इट्स द अदर वे। इट्स जस्ट नॉर्मल कि जैसे इंसान को कुछ भी करने का हक है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है, वैसे लड़कियों को भी कुछ भी करने का हक है, उसको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। तो विदाउट बीइंग अ फेमिनिस्ट, एब्सोल्युटली नॉट अ फेमिनिस्ट, but respectful towards my own self, my own gender, my own community of musicians who are girls by gender, but they are brilliant musicians. I just wanted to bring them together and celebrate and express who we are. और सखी का यूनिकनेस म्यूज़िकली ये है कि शायद ये एक ही ग्रुप है जिसमें वोकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, परकशन और डांस, इसको साथ में परफॉर्म किया जाता है। क्या होता है, हम म्यूज़िक एंड डांस बोलते हैं, जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वोकल म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक एंड डांस पुट टुगेदर इज़ कॉल्ड संगीत। लेकिन हमारे कॉन्सर्ट्स में आप जाएंगे तो आपको संगीत महोत्सव में डांस नहीं दिखेगा और डांस फेस्टिवल में सिंगर्स नहीं दिखेंगे। तो and some singers have problems singing with dance, so there are certain issues. So I just wanted to bring everything together and celebrate the friendship and create music together. तो सखी प्राइमरीली एक दोस्तों का ग्रुप है, इसमें कोई बॉस नहीं है, कोई सेंटर स्टेज नहीं है। इफ़ यू हैव एवर सीन अ सखी कॉन्सर्ट, हमारा सेंटर स्टेज नहीं होता। सेंटर स्टेज इज़ एक्चुअली केप्ट फॉर आवर डांसर भक्ति टू एंटर एंड एग्जिट। तो हम कोई सेंटर स्टेज पे नहीं बैठते, कोई अकम्पनिस्ट नहीं है, कोई मेन आर्टिस्ट नहीं है, ऐसा कोई सोलो परफॉर्मेंस किसी का नहीं होता। देर आर ऑल कोलैबोरेशंस। सो इट्स बेसिकली फ्रेंडशिप, इट्स बेसिकली सेलिब्रेटिंग बैलेंस, फ्रेंडशिप एंड द ट्रू स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन। कौशिकी जी, मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूँ आपको।
हमने अभी सखी सखी का का एक जो सखी का जो कॉन्सेप्ट सुना, उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करने वाला अगर आप हमें गाना सुना सके तो छोटा सा कुछ भी 2 लाइन। क्योंकि दिवाली है तो मैं 2 ही लाइन गाऊंगी। जो एक देवी वंदना है वो माता का वंदना है, चंडी का वंदना है, काली का वंदना है। और हमारे बंगाल में दिवाली में जैसे आप लक्ष्मी पूजा करते, कलकत्ते में काली पूजा होती है। तो दिस इज़ अ देवी स्तुति। जय जय जग जननी देवी माता, जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्तिदायिनी भयहरिणी कालिका, मंगल मुद सिद्धि सदनि पर्व शर्वरीश बदनी, तापति मिर तरुण तरणि किरण मालिका, जय जय जग जननी देवी माता, जय जय जग जननी देवी माता। कौशिकी जी, अभी आपने एक अभंग भी गाया। जब आप मराठी में गाती है तो मतलब बंगाली और मराठी सुनने में तो बहुत सिमिलर कई बार लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अक्षर है, कुछ शब्द है जो मराठी के स्पेशल मतलब वो बंगाल में है नहीं। तो आपने उस पे मतलब कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किस तरह से? वही थोड़ा सा समय और थोड़ी सी प्यार। रेसिपी हर चीज़ की सेम होती है। लेकिन गड़बड़ कभी हुई है पब्लिकली, पब्लिक स्टेज Actually, पे प्रोग्राम में कभी गड़बड़ हुई है? नहीं, पब्लिकली गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन प्रेपरेशन के टाइम पे हुई है, काफ़ी सारे वक्त हुआ है। और अजय जोगलेकर जी, ही हैज़ बीन माय मराठी टीचर, कि जब भी मैं कोई नया गाना सीखने की कोशिश करती हूँ, मैं वो गा के अजय जी को वॉइस नोट भेजती हूँ और बोलती हूँ क्या क्या गड़बड़ है, आप मुझे थोड़ा बता दीजिए और मैं उसको उस हिसाब से करेक्ट कर लूँगी। तो मैंने अभंग जो बोलावा विट्ठल करके एक सिर्फ मराठी अभंग का कॉन्सर्ट होता है, जिसमें आई थिंक आई एम द ओनली वन हु डजंट स्पीक मराठी बट सिंग। तो मैं बोलावा विट्ठल में गाई भी हूँ, जिसमें सिर्फ मराठी अभंग ही गाई हूँ मैंने। तो इट वाज वेरी स्कैरी बिकॉज आई हैड टू सिंग सम 4-5 कॉम्पोजिशंस। और फिर शुरू में जय जय रामकृष्ण हरि मैंने गाया है, तो वो सब गाने की मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी, लेकिन मैंने सीखा है और कोशिश की है कि खास करके जो गड़बड़, कॉम्पोजिशन है, खास करके उसको गड़बड़ कब होती सम्मान- है? उसका सम्मान रखते हुए मैं गडबड नाही होती। मी मराठी चांगलं माहिती आहे, हाँ मी बोलू शकत नाही पण मी समझतो। कौशिकी जी, हम मराठी गाने की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, तो सवाई गंधर्व महोत्सव का जिक्र होना तो यहाँ पे बनता ही है। आपकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बनता और ही एक है, absolutely। जी जी, और आपको जब भी पंडित जी का पहली बार फ़ोन आया था तो आपकी रिएक्शन क्या थी, आपकी कैसी बातें हुई उनके साथ, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। पुणे से मैं तब एक दूसरे घर में रहती थी, मुझे याद है, एंड इट वाज आई थिंक 2006 और 7, मस्ट बी 2006 और 7। तो एक फ़ोन आया अननोन नंबर से, तो मैंने फ़ोन उठाया, कहा हेलो। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, एक भारी भरकम सी आवाज़, और बोल रहे हैं कि मैं भीमसेन जोशी बोल रहा हूँ, कौशिकी बात कर रही हूँ। और फिर मैं फ़ोन हाथ में लेके खड़ी हो जाती हूँ। ये इम्पैक्ट होता है ये फ़ोन का, कि पुणे से एक फ़ोन आता है और कलकत्ते में एक लड़की फ़ोन हाथ में लेके खड़ी हो जाती है। यू नो, दैट्स हु ही इज़ इन माई लाइफ। एंड देन उन्होंने कहा कि सवाई गंधर्व महोत्सव यहाँ पे हम करते हैं, तुमको आना है। तो मैंने कहा हाँ पंडित जी, आप जब बोले, आप जिस दिन बोले मैं आ जाऊँगी। और फिर क्योंकि उन्होंने मेरा गाना टीवी में सुना था, कोई नेशनल चैनल में कोई तो मेरे कॉन्सर्ट की थोड़ी सी वो कुछ एक्सर्प्स चला रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने सुना था और उनको लगा था कि मुझे मतलब बुलाना चाहिए। तो मैं गई थी
और उनकी तबीयत तब बहुत अच्छी नहीं थी, वो ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे और मुझे 40 मिनट का वक्त दिया गया था गाने के लिए, 40-45 मिनट्स। और मेरे पहले शिव कुमार शर्मा जी थे, मेरे बाद में पंडित जसराज जी थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो सैंडविच का जो बर्गर की पैटी होती है ना, वैसी हालत थी मेरी कि मैं इस तरफ से भी मर गई, उस तरफ से भी मर गई। और मैं पहली बार सवाई गंधर्व, सम 20,000 पीपल, और मुझे ज़ुकाम और तबीयत इतनी ख़राब है और मुझसे गाया नहीं जा रहा है और मैं सोच रही हूँ तो आज मैं मर ही जाऊँगी, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सर्ट है, मेरे पहले शिव जी बजा के जाएंगे और किसी को सुनना ही नहीं होगा मेरा। और फिर मैंने अपने आप को समझाया कि जैसे इंटरवल होता है ना मूवी में, तो बिटवीन शिव कुमार शर्मा जी और जसराज जी मेरा इंटरवल है, मतलब लोग चाय वाय पीने के लिए जाएंगे, ब्रेक लेंगे, कोई सुनेगा ही नहीं। तो मैं गई और ज़िंदगी में पहली बार मैं ग्रीन रूम के अंदर गई और मुझे 2 तानपुरे काली पाँच में मिलाया हुआ कोई बजा रहा है ऐसा सुनाई दिया। ऐसा मैंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था कि ग्रीन रूम में काली पाँच में तानपुरा मिला के 2 तानपुरे बजाने वाले ऑलरेडी बजा रहे थे, तब मैं पहुंची भी नहीं थी। और फिर इतना प्यार मिला, क्योंकि मुझे ज़ुकाम था, कोई गर्म पानी ला रहा है, कोई दवाई दे रहा है और मैं छोटी भी थी और सब मतलब बच्चे जैसा ट्रीट कर रहे हैं। एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज फीलिंग सो प्रोटेक्टेड, इट वाज सच एन ओवरवेलमिंग फीलिंग कि मुझे वहाँ पहुँच के लग रहा है कि यहाँ पे तो सब मुझे जानते हैं, मैं सबको जानती हूँ, जैसे घर बन गया। 10-15 मिनट में आई वाज सो कंफर्टेबल। और मैं फिर उसके बाद स्टेज पे गई और जब मैं स्टेज पे बैठी, सब तैयारी हो रही थी, सब लोग बाहर जा रहे थे एज़ एक्सपेक्टेड। तो मुझे लगा कि सब चाय पीने के लिए जा रहे, तो बहुत सारे लोग बाहर जा रहे थे। तो मुझे लगा कि कोई सुनेगा ही नहीं, ठीक है, मुझे गाना है, मैं गाऊंगी। तो मैंने रागेश्वरी गाया था, मुझे अभी तक याद है। तो बैठ के मैंने रागेश्वरी शुरू किया और तब तक 200-300 400 500 लोग बाहर गए थे और खाली हो रही थी अंदर से। तो मैंने रागेश्वरी शुरू किया और थोड़ी देर चलने के बाद, कुछ 5-7 मिनट 10 मिनट होने के बाद, उतने ही 100 के तादाद में लोग वापस आ रहे थे। मतलब वो लोग तो आ ही रहे थे जो लोग बाहर गए थे, और उसके साथ भी लोग आ रहे थे, एंड टू द एक्सटेंट कि हाफ एन आवर इनटू द कॉन्सर्ट वहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं थी। एंड आई वॉज एनीवे सो पैरानॉइड, एक्साइटेड, हैप्पी बट स्कैर्ड। तो इतने सारे इमोशंस हो रहे थे और इतनी खुश थी मैं, और इतने सारे लोगों के सामने मैंने उससे पहले कभी गाया नहीं था। 20,000 लोगों के सामने उससे पहले मैंने कभी गाया नहीं था और मुझे एक अजीब फीलिंग हो रही थी। एंड आफ्टर रागेश्वरी, क्योंकि 40 ही मिनट थे, तो रागेश्वरी हो जाने के बाद टाइम नहीं था, 40 मिनट हो गए थे, तो मैं उठ के आ रही थी। तो लोग सब खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, और गाइए और गाइए और गाइए। कोई मराठी में बोल रहे थे, मुझे मराठी समझ में भी नहीं आती थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो श्रीनिवास जी आए स्टेज पे और उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं बैठो, जाके बैठो, फिर वापस जाके बैठो। तो मैं बैठ गई और वो जाके फिर अनाउंस किए कि ऐसे अभी ये उठ नहीं सकती, आप सबको उनका गाना अच्छा लगा है, वो और गाएगी। तो उसके बाद मैंने ठुमरी गाया, एक गणपति का वंदना गाया। उसके बाद में जब आई नीचे, तो प्रैक्टिकली इट्स अनबिलीवेबल, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट। उससे पहले मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कि कुछ 5,000 लोग बैक स्टेज में थे, एंड देयर वाज सिक्योरिटी पीपल ट्राइंग टू कीप देम अवे फ्रॉम मी। लेकिन वो कोई रो रहे थे, कोई फूल लेके आए थे, कोई मिलना चाहते थे, कोई आशीर्वाद करना चाहते थे। देयर वाज मैडनेस देयर। एंड बैक स्टेज में मैं स्टेज से उतर के ग्रीन रूम तक मुझे ले जाना, इट वाज सो डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ देम। सो सब मुझे किसी तरह से पकड़ के अंदर लेके गए और बाहर लोग खड़े हैं, कोई अंदर उस सिक्योरिटी के लोगों से कोई बुक भेज रहा है अंदर, ऑटोग्राफ करके दो। एंड आई नेवर हैड experienced something like that. I never had expected something like that to happen in Pune, in Maharashtra, because मैंने बाबा से बचपन से सुना है कि अगर शास्त्रीय संगीत, राग संगीत अगर तुमको गाना है तो महाराष्ट्रियन जो ऑडियंस है
उनके सामने गाना तुम्हारे लिए परीक्षा जैसा है, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्रियन लैंड पे इतने म्यूजिशियंस आए और सिंगर्स स्पेशली ऐसे ऐसे सिंगर्स आए, स्टार्टिंग फ्रॉम गंगूबाई हंगल जी, दैट इंटायर बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, धारवाड़, ऑफ कोर्स। मतलब वहाँ पे ज़मीन में कुछ है कि सिंगर्स, पता नहीं ऐसे सिंगर्स आते हैं और ऐसे सिंगर्स गाते हैं, ऐसे उनकी आवाज़ होती है, गायकी होती है कि उनके सामने कोई नॉन महाराष्ट्रियन जाके गाए और उनको प्यार मिले फ्रॉम अ महाराष्ट्रियन ऑडियंस। ये भगवान की साक्षात कृपा के अलावा हो ही नहीं सकता। सो इट्स लाइक इट्स गॉड्स ब्लेसिंग्स। एंड मुझे लगा ही नहीं था कि मेरे गाने को इतना प्यार मिलेगा, इतना आशीर्वाद मिलेगा फ्रॉम महाराष्ट्रियन ऑडियंस। आई वॉज ओवरवेल्म्ड, आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट। और मुझे इतनी देर हो गई वहाँ से आते आते, क्योंकि मुझे निकालना प्रॉब्लम हो रहा था, बाहर इतने लोग थे। तो बाय द टाइम आई रीच द होटल, आई वॉज स्टेइंग एट श्रेयस, एंड मैं श्रेयस में वापस आई। एक तो वहाँ पे पावर कट चल रहा था, और फिर मैंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना ऑर्डर करना है। तो उन्होंने कहा किचन क्लोज़ हो गया, अभी आपको सिर्फ बॉर्नवीटा मिलेगा। तो 5000 लोग मिलने आए थे, तब मुझे लग रहा था कि किसी से बोल देती थोड़ा पोहा दे दो, मैं खा लूँगी तो अच्छा होता, मुझे एटलीस्ट कुछ खाने को मिल गया। तो वापस आके मैं बॉर्नवीटा पी के सो गई। एंड आफ्टर सवाई गंधर्व आई वॉज इन पुणे, आई थिंक एवरी मंथ आई यूज टू गो ट्वाइस, टू द एक्सटेंट व्हेनेवर आई यूज टू कॉल माई ट्रैवल एजेंट की टिकट बुक करना है, तो ही यूज टू से अच्छा पुणे का करना है ना। तो पुणे से मुझे जितना प्यार मिला है, आई विल बी ever indebted to Maharashtrian audience for giving me and for accepting me so lovingly and for giving me so much love and blessings. कौशिकी जी, आपने अभी ये आपका एक्सपीरियंस बताया कि कैसे आपके लाइव शो के लिए भीड़ हो गई थी, लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। तो मुझे आपको पूछना है कि उस समय आपकी उम्र क्या होगी? और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर हमें कम उम्र में बहुत ज़्यादा अगर फेम मिलता है तो हमें गर्व हो जाता है, लेकिन आप हमसे जिस तरीके से बातें कर रही है, आपके पैर अभी भी ज़मीन पर है, आप एकदम मतलब जैसे हमारे बीच में से कोई एक है, ऐसे हमसे आप बातें कर रही है। तो ये शिक्षा आपको कहाँ से मिली? ये सच्चाई के लिए कोई शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती है। मैं हूँ वही, मैं आप जैसे या किसी भी इंसान के जैसे मैं एक दूसरे इंसान हूँ। आई ट्राई टू डू वेल व्हाट आई डू, आई ट्राई टू डू इट वेल। मुझे गाने की तालीम मिली है, मैं अच्छी तरह से रियाज़ करके अच्छा गाने की कोशिश करती हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कोई हूँ नहीं। एंड आई वॉज अराउंड 26, 25 when I went there, and मुझे कई लोग बोलते हैं कि my marriage has been very lucky because I got married when I was 24, and उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं प्रोफेशनली, म्यूज़िकली, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग हुए हैं। मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे आशीर्वाद और ऑडियंस की तरफ से प्यार मिलना, ये सब बहुत कुछ हुआ है। और आशीर्वाद और प्यार से मुझे लगता है कि इंसान में झुकाव बढ़ती है, गर्व नहीं होता है, क्योंकि कोई ओब्लाइज नहीं है आपको प्यार करने के लिए, आपको आशीर्वाद करने के लिए। जब कोई करता है, इट्स द ब्यूटी ऑफ देयर हार्ट, इट्स देयर काइंडनेस। आप मुझसे प्यार करते हैं, इसमें मेरा कोई गर्व होने का, अहंकार होने का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि आपके दिल में प्यार है। ये मेरी कोई क्रेडिट नहीं है, आपका क्रेडिट है। तो अगर मुझे ऑडियंस प्यार करती है तो ये उनकी दिल की खूबसूरती है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, और इसके लिए गर्व होना मतलब ये इट्स अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन ऑफ लाइफ, आई थिंक। और ज़मीन पे पैर होना इज़ द ओनली वे टू लिव लाइफ, बिकॉज कल ऐसा भी हो सकता है कि ऑडियंस को मेरा गाना और पसंद ना आए। दे आर नॉट अंडर एनी कंपल्शन टू लव माई म्यूज़िक, they love my music because they are beautiful people and they are beautiful hearts, or I'm ever indebted and obliged and thankful to them that they've given me the love and blessing that they have given. लेकिन कौशिकी जी, पिछले 33 साल से लगभग आप स्टेज पे गा रही है। इन सारे साल, इतने वर्षों में इतना प्यार आपको मिला, इतने आशीर्वाद मिले, लेकिन ऐसा भी अनुभव है जो आज भी डरावना सा लगता है, जो बहुत ही निगेटिव मैं कहूँगा, ऐसा भी कभी अनुभव था? नेगेटिव नहीं,
I as a person, I don't believe in a lot of negativity. I am a very I'm made like that. वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है ना कई बार, तो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी ये है कि आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा फील नहीं होती. आई डोंट फील नेगेटिव मच. तो डर लगता है, हर एक कॉन्सर्ट से पहले डर लगता है. हर एक राग जब पहली बार गाने जाती हूँ ऑडियंस के सामने डर लगता है. हर एक बार जब बाबा के सामने सीखने के लिए बैठती हूँ डर लगता है. हर एक एक राग को अप्रोच करने के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं. जो गाया हुआ राग है जो कई सालों से गाती हूँ उसको भी अगर अलग तरीके से किसी दिन अप्रोच करने की कोशिश करती हूँ. एक नई ठुमरी सीख के गाने की कोशिश करती हूँ. एक रिकॉर्डिंग के लिए जाती हूँ. हर बार डर लगता है, लेकिन ये डर नेगेटिव नहीं है. ये डर मैं कैसे बोलूँ, ये दिस इज़ लाइक वंस अगेन ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट. और ये दे पाऊँगी ना, ये सोच का ये जो डिलेमा है ना कि विल आई बी एबल टू गिव माई बेस्ट, विल आई बी एबल टू जस्टिफाई, विल आई बी एबल टू जस्टिफाई द फेथ एंड लव दैट पीपल हैव गिवन मी. कि लोग जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो एक टिकट लेके आज आगे आके बैठे हैं सीट पे, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आज जाके उनको ऐसा कुछ सुनाऊं जो उनके दिल को उतना ही छू जाए जितना पिछली बार हुआ था, वो मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी. ये जो सोच है इसका डर होता है. डर मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा. डर मतलब आज भी उतना ही अच्छी तरह से कर पाऊँगी या नहीं, उसका डर. और उसके साथ समथिंग दैट इज़ very closely related to that is prayers and faith. Because जब भी लगता है कि आज भी सही तरह से गा पाऊँगी ना, तब लगता है कि ये भगवान पे डिपेंड करता है कि आज भी I should have that much grace, that my music should be that much graceful and I should have that much blessings from Almighty कि आज भी उतना ही अच्छा गाना हो. नहीं, मुझे ये पूछना था कि ऐसा भी अनुभव है कि जिसको आप भूलना चाहती है लेकिन भूल नहीं पा रही हो. मतलब ऐसा ऑडियंस का अनुभव या किसी शहर का अनुभव कि जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो एक्सपीरियंस भूलना चाहती हूँ, जिसे आप भूलना चाहती है, जिसे आप बिल्कुल दिमाग से, मतलब वो ऐसा अनुभव था कि जो ना उस वक्त आता तो अच्छा लगता आपको, वो आ गया, अब आप उसे भूलना चाहती थी लेकिन अब तक आप उसे भूल नहीं पाई है. नो, नथिंग लाइक दैट. सॉरी, बिल्कुल नहीं. अच्छा, बिल्कुल नहीं. मुझे ये भी कई बार लोगों ने पूछा कि ऐसा कोई शहर है जहाँ का ऑडियंस आपको पसंद नहीं आया. इसका आंसर ये होना चाहिए कि ऐसा कोई शहर भगवान की दया से हुआ नहीं है जहाँ के ऑडियंस को मैं नहीं पसंद आई. तो इसीलिए मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो जनरली प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं. कौशिक जी, सवाई गंधर्व महोत्सव की वजह से थोड़ी कॉन्सर्ट की बात हुई. आजकल के दिन कोरोना के है, उसकी वजह से कॉन्सर्ट सपने जैसा लगना लगा है. लेकिन फिर भी आप आजकल सोशल मीडिया पर बार बार लाइव आके आपके फैंस का मनोबल बढ़ा रही है. और जब शुरुआती दिन थे तब आपके साथ आपके साजिंदे भी जुड़ नहीं रहे थे और आपके साथ आपके बेटे ऋषित बैठ रहे थे. तो उसकी संगीत की पढ़ाई किस तरह से शुरू है, और वो जब आपको साथ करते हैं तो एज अ सिंगर और एक माँ की हैसियत से आपके मन में क्या भावना होती है? वो मेरे साथ तबला बजाता है तो मुझे बहुत टेंशन होती है, मैं गा नहीं पाती हूँ. जनरली वो तबला ज़्यादा पसंद करते हैं और पिछले 4-5 सालों से तबला वो सीख रहे थे. बिकॉज ही वॉन्टेड टू लर्न तबला मोर देन सिंगिंग. लेकिन अभी लेटली मैंने और पार्थ सारथी माय हस्बैंड, सो वी बोथ रियलाइज्ड कि अभी उसको थोड़ा सा गाने में थोड़ी सी रुचि ज़्यादा बढ़ रही है. तो अभी वो तबला और गाना दोनों सीख रहा है. तबला संदीप घोष से सीखता है जो कि हमारे परिवार का एक हिस्सा है. अनिंदो चैटर्जी के शिष्य है और सबसे उसको बहुत प्यार मिलता है. मतलब उसकी भी बहुत किस्मत बहुत अच्छी है कि पंडित जी, मतलब सुरेश जी से लेके योगेश जी, ओजस, ईशान, जो यंगर जनरेशन के जो
तबला प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं कई बार गाती हूँ, सत्यजीत जी, सब उनको उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद करते हैं। कभी भी किसी से भी मिलना होता है तो कोई ये पढ़न थोड़ा सिखाओ, ये तिहाई थोड़ा समझाओ, ये सब करता रहता है वो। और गाने में उसको रुचि क्योंकि लेट हुई है तो उसका गाना वी डिडंट वांट टू फोर्स सिंगिंग ऑन टू हिम। हम उसको ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करवाना चाहते थे कि क्योंकि वो इस फैमिली से है तो उसको गाना सीखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करना चाहते थे। लेकिन अभी जब वो करना चाहता है, अभी उसको करना अच्छा लग रहा है और खुद ब खुद कर रहा है, तो अभी वो बाबा से भी सीखता है और हम भी थोड़ा बहुत उसको सिखाते हैं। और दोनों करना मुश्किल है अभी आजकल के ज़माने में, पढ़ाई का, स्कूल का, प्रोजेक्ट्स का, ये वो जितना प्रेशर होता है, टाइम निकालना मुश्किल होता है। फिर भी वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। एंड पेरेंटिंग इज़ ऑल्सो इट ऑल्सो हैज़ बिकम अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट वॉज व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। मतलब हम जब बच्चे थे तो हमको कहा जाता था ये करो, करो मतलब करो, मतलब मैंने कह दिया सो कह दिया। वैसी वाली पेरेंटिंग अभी उतनी नहीं इफ़ेक्टिव होती है। अभी पेरेंट्स हैव टू बी फ्रेंड्स, they have to communicate, they have to give the child the opportunity to speak। तो ये सब करा के it's like a new learning process for us as parents, उसको सिखाना। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है ये देख के कि it's like reliving my childhood। उसको वही पलटे सिखाना, उसको वैसे ही तानपुरा लेके बैठ के कैसे तानपुरा बजाते बजाते ताल रखना पड़ता है, कैसे तबला बजाते, ठेका बजाते बजाते बंदिश गाना पड़ता है, ये सब उसको सिखाना। मतलब मुझे लग रहा है कि अभी मैं बचपन में वापस जा रही हूँ। इट्स लाइक अ मिरर पुट इन फ्रंट ऑफ मी वेयर आई सी थिंग्स हैपनिंग विथ ऋषित, थिंग्स दैट हैपेंड विथ मी वंस अपॉन अ टाइम। कौशिकी जी, अभी आपने आपके बेटे का जिक्र किया और आपको लग रहा है कि आप बचपन में गई है, तो आपके पापा आपके सबसे बड़े क्रिटिक, आपने कहा था एक बार कि आपके पापा आपके सबसे बड़े क्रिटिक है और वो हमेशा आपको डांटते रहते हैं। आपका फंक्शन अच्छा नहीं हुआ, आपने गाना अच्छा नहीं गाया तो डांटते रहते हैं। तो ऐसा कभी मौका आया क्या उन्होंने आपकी तारीफ की है? नहीं, कभी नहीं, नेवर। बाबा की तारीफ मतलब बाबा का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इज़ हाँ ठीक था, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और अभी आपने बातचीत में कहा था कि जब जिस दिन वो ठीक था बोलते हैं उस दिन मैं जाके अपने थोड़े 2 नए कपड़े खरीद लाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ जिस दिन बोलते हैं कि ठीक था। तो ठीक था इज़ लाइक अ बिग थिंग एंड दैट्स नॉट ओनली विथ माई फादर, आई थिंक बोथ माई पेरेंट्स एंड माई हस्बैंड, बहुत ज़्यादा उनको मेरी तारीफ़ करते हुए मैंने कभी सुना नहीं है। आपने अभी जिक्र किया था कि महाराष्ट्र, धारवाड़, मुझे बेलगाव, तो कभी नहीं बोलते, दूसरों को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अभी बातचीत में आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र, बेलगाव, धारवाड़, यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र गायकों की भूमि है और मतलब जिन गायकों का आपने जिक्र किया तो वो रात भर गाने गाते थे, मतलब एक राग 2-2, 2.5 घंटे तक वो गाते रहते थे। लेकिन आपकी खासियत ये है कि आप आधे या 40 मिनट में एक राग गाते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली ये बहुत भागदौड़ भरी ज़िंदगी और लोगों के पास इतना समय नहीं है कि एक राग के लिए 40 मिनट या 1 घंटा उसके लिए लगाए। लेकिन आपकी खासियत है कि आप वो राग जो है वो गाती है और आज की यंग जनरेशन है वो उसको बहुत पसंद करती है। तो ये मतलब कैसे है कि आज की यंग जनरेशन को इतने कैसे आप प्रभावित कर पा रही है? मुझे नहीं पता। यंग जनरेशन की काइंडनेस है कि दैट दे लव मी। और जिस समय के बारे में आप बात कर रहे हैं और जिस ऑडियंस के बारे में आप बात कर रहे हैं वो दोनों ही बहुत बदल चुकी है। क्योंकि पहले ज़माने में एक छोटे ऑडियंस के लिए बैठक स्टाइल में प्रोग्राम्स होते थे, इफ़ आई एम नॉट टू रॉन्ग। तो वहाँ पे जो सुनने वाले थे वो कानसेन थे और जो गाने वाले थे वो तानसेन थे। तो ये माहौल में आज भी अगर ऐसा बैठक स्टाइल में कोई प्रोग्राम होता है जिसमें सुनने वाले छोटे ऑडियंस हो, मतलब स्मॉल साइज आई एम सेइंग, but audience that have been conditioned to listen to classical music for a long time, तो वो generally थोड़े older generation के audience होते हैं क्योंकि उन्होंने कई सालों तक ये music सुना है और उनको इस music की जो समझ है वो काफ़ी सालों का है।
और एक ही राग उन्होंने कोई 15 कलाकारों से सुना है। तो अलग अलग जो अप्रोच है उस राग के बारे में, ये सब के बारे में उनको एक समझ है, ज्ञान है। उनको आज भी अगर हम कोई राग सुनाते हैं तो आज भी वो 1.5 घंटा चलता है एक राग। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर आई थिंक, और लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर 2019 आई एम श्योर, पुणे में एक बैठक स्टाइल में एक कॉन्सर्ट हुआ था, प्राइवेट कॉन्सर्ट, जिसमें पद्मा तलवलकर जी और कई सारे म्यूजिशियंस जो है वो आए थे। और वहाँ पे भी मुझे याद है कि मुझे पहला राग ही फरमाइश पद्मा जी ने कहा तो थोड़ा श्री सुनाओ, तो मैंने श्री सुनाया, उसके बाद हमीर सुनाया, उसके बाद हिंडोल बहार सुनाया। तो वो कुछ 3 घंटे का 3.5 घंटे का परफॉर्मेंस हो गया। और हर राग इतना इलेबोरेट, ये बंदिश सुनाओ, वो बंदिश सुनाओ, बंदिश और एक बार, बंदिश थोड़ा अच्छी तरह से। तो मतलब अगर गाने वाले सुनने वाले हो तो आज भी कॉन्सर्ट का जो स्पिरिट होता है वो अलग होता है। उसमें समय की पाबंदी नहीं रहती है, उसमें किसको अच्छा लग रहा है, कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन नहीं कनेक्ट कर रहा है, ये सब के ये सवाल ही नहीं आते। बट द टाइम्स हैव चेंज्ड एंड द सेटअप हैज़ ऑल्सो चेंज्ड बिग टाइम। अभी हम 50-100 लोगों के ऑडियंस के बारे में बात नहीं कर रहे। अभी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट a 10,000 audience, a 5,000 audience, a 15,000 audience, sometimes more. So you can't really expect a 15,000 people to be equally learned and exposed to Indian classical music for a long time. तो वो सारे लोग इतने समझदार होंगे, इतने सुनकार होंगे कि सालों से उन्होंने ये म्यूज़िक सुना है कि एक राग को अगर 1.5 घंटा 2 घंटा कोई गाए तो उस राग की जो डेप्थ में जाके उसका विस्तार होता है, वो डेप्थ तक पहुंचने के लिए और वो डेप्थ तक पहुंच के उसको अप्रिशिएट करने के लिए हम 5,000 10,000 के ऑडियंस में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि विद द नंबर यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि सारे लोगों का एक्सपोजर टूवर्ड्स क्लासिकल म्यूज़िक सेम नहीं होता। तो इसीलिए राग का परफॉर्मेंस का जो टाइम है वो एक राग का कई बार हमको 2 घंटे से उसको 1 घंटे में लाना पड़ता है, 1 घंटे से उसको 45 मिनट्स में लाना पड़ता है। दैट्स वन रीज़न। द अदर रीज़न इज़ एक ही शाम का एक ही आर्टिस्ट कम होता है, सोलो कॉन्सर्ट्स का कम मतलब द नंबर ऑफ सोलो कॉन्सर्ट्स आर लेस। अभी एक शाम में एटलीस्ट 2 आर्टिस्ट या फिर 3 आर्टिस्ट 6 बजे से 10 बजे तक। तो आपको नेचुरली अपने परफॉर्मेंस का टाइम आपको छोटा करना है। और मैं जैसे मेरे गाने के लिए मैं बोल सकती हूँ कि मैं सिर्फ एक राग 1.5 घंटा गा के चली जाऊँ तो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता। वो ठुमरी सुनना चाहते हैं, वो एक अभंग सुनना चाहते हैं, एक भजन सुनना चाहते हैं, एक दादरा सुनना चाहते हैं। तो अगर इफ़ आई हैव टू फिट एवरीथिंग इन टू अ 2 hours परफॉर्मेंस, सो आई विल हैव टू अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर द कॉन्सर्ट इन अ वे कि ख्याल के लिए ठीक है 1 घंटा, उसके बाद जो भी और गाना है, एक सेकंड राग गाना है, कई बार छोटा एक सेकंड राग गाने की फरमाइश भी होती है। तो दीज आर नॉट ऑलवेज म्यूज़िकल रीजंस, दीज आर ऑल्सो समटाइम्स सेटअप के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिसके वजह से भी हमको कई बार राग छोटा गाना पड़ता है या फिर कभी छोटा करना पड़ता है, कभी उतना टाइम का अलाउंस नहीं होता है, कभी एक इवनिंग में 2-3 आर्टिस्ट्स होते हैं। तो और कभी ऑडियंस का जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स म्यूज़िक, उसको कंसीडर करके भी रागों का परफॉर्मेंस या फिर द काइंड ऑफ राग दैट यू चूज़, आप जिस ऑडियंस के सामने दरबारी गा सकते हैं वो अलग ऑडियंस है, और जिस ऑडियंस के सामने आप हमसध्वनि गा सकते हैं वो ऑडियंस अलग है। तो ये हमको सोच के, ऑडियंस को देख के, उनका फीडबैक फील करके हमको डिसाइड करना पड़ता है और परफॉर्मेंस को उस हिसाब से सजाना पड़ता है, ताकि एट द एंड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑडियंस को लगे कि उन्होंने दे वर कनेक्टेड टू द परफॉर्मेंस। ऐसा ना लगे कि द परफॉर्मेंस वाज समबडी फॉर समवन एल्स, ये मेरे लिए नहीं था कॉन्सर्ट, ऐसा नहीं लगना चाहिए ऑडियंस को। लेकिन कौशिकी जी, अब ज़माना बदल रहा है। अभी एक ज़माना था जब रिकॉर्ड्स थी, फिर कैसेट्स आ गई, फिर सीडी आ गए, फिर पेन ड्राइव। अब
अब ऐसी हालात है कि अब कौशिकी जी का क्या नया उन्होंने गाया है ये कहाँ सुने पता ही नहीं चलता। ये प्लेटफॉर्म का अभाव, ये जो चीज़ हो गई है, इससे मतलब क्लासिकल म्यूज़िक का फ्यूचर आप कैसा देखती है? मतलब नए जो सिंगर्स हैं उनको क्या फ्यूचर है क्लासिकल में? देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक का फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं डिपेंड करेगा। क्लासिकल म्यूज़िक का फ्यूचर जो यंगर म्यूजिशियंस हैं उनके तालीम पे, रियाज पे, कमिटमेंट पे, हार्ड वर्क पे डिपेंड करेगा। और ये ज़माने से ऐसा ही होता आया है, क्योंकि जब एक कंपनी के पास जाके रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि मेरा सीडी पब्लिश करो या फिर मेरा रिकॉर्ड पब्लिश करो, तब भी कई सारे ऐसे अच्छे सिंगर्स थे जिनके, क्योंकि कंपनी ने उनका गाना नहीं निकाला तो उनका गाना लोगों ने सुना ही नहीं, क्योंकि दैट डेमोक्रेसी वाज मिसिंग इन अ सेटअप वेयर द कंपनीज डिसाइडेड कि किसका गाना वो अपने कंपनी से निकालेंगे, किसका गाना वो अपने कंपनी से नहीं निकालेंगे। तो इन दैट वे आजकल के जो यंगर म्यूजिशियंस हैं वो अपना गाना खुद रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में डाल सकते हैं। देयर इज़ इमेंस possibilities, potentials, allowance and there's nobody to judge। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि मैं अथॉरिटी हूँ, मुझे नहीं पसंद आया तुम्हारा गाना तो तुम्हारा गाना कोई नहीं सुनेगा, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है। अगर आपका गाना डायरेक्टली ऑडियंस तक पहुँचे और अगर ऑडियंस को पसंद है तो आप एक्सेप्टेड है एज अ सिंगर। सो इन अ वे आई लाइक दिस डेमोक्रेसी एंड आई लाइक द फैक्ट कि यंगर जनरेशन अगर अच्छा गाएगा तो अगर सुनने वालों तक उसका गाना पहुंचेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड होंगे। अभी नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन द यंगर म्यूजिशियंस कि वो अपना रियाज कम करके फेसबुक में गाना ज़्यादा डालेंगे, अपना रियाज भी कभी कभी फेसबुक में डाल देंगे, ये उनका चॉइस है। कौशिकी जी, एक मतलब मेरी तरफ से ये लास्ट क्वेश्चन है कि आप नए जनरेशन की गायिका है, लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले 70 साल में मतलब मेवाती घराना आने के बाद एक भी नया घराना यहाँ नहीं हुआ तैयार। आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण हो सकता है, और आपको क्या उम्मीद है कि आज ना कल मतलब कब बनेगा? यू मीन नया घराना? नया घराना मतलब क्या, मतलब क्यों नहीं बना ये पहला, देखिए, और उसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी ये दूसरा, मतलब उसी में सवाल है दूसरा। मेवाती के बाद नया घराना क्यों नहीं बना? देखिए, आपको पहले पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि घराना पहले जो बने वो क्यों बने। वो अगर हम समझेंगे अच्छी तरह से तो हमको समझ में आएगा कि अभी घराना क्यों नहीं बन रहे हैं और बनने की ज़रूरत है भी या नहीं। देखिए, पहले जिस ज़माने में घराने बने उस ज़माने में दिल्ली का एक इंसान बम्बई नहीं पहुंच पाता था, और बम्बई का एक इंसान पटियाला नहीं पहुंच पाता था, पंजाब नहीं पहुंच पाता था, दिल्ली का एक इंसान केरला नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि ट्रैवलिंग, एक्सेसिबिलिटी और ये आने जाने का जो सहूलियत है ना वो था नहीं। तो जैसे अगर मेरे घर में खाना बनता है और मैंने किसी दूसरे घर का बना हुआ या फिर रेस्टोरेंट का बना हुआ या फिर दूसरे किसी कल्चर का खाना मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया है, तो मेरे घर का खाना सिर्फ यही मैं खाऊंगी और यही मैं अप्रिशिएट करूंगी और यही मैं जानूंगी, मुझे और दूसरा किसी का नॉलेज ही नहीं होगा। तो इस तरह से घराने बने कि दिल्ली वाले जो लोग थे वो दिल्ली में बैठ के गा रहे थे, वो अपने ही लोगों के गाने सुन रहे थे, अपने ही जो चाचा, मामा, फूफा उनके ही गाने सुन रहे थे, उन्हीं वही लोगों को सिखा रहे थे, अपने घर के बच्चों को सिखा रहे थे, और वैसे तरह से एक स्टाइल इवॉल्व हो रही थी जो दिल्ली में हो रही थी, और उसकी खबर महाराष्ट्र वाले को नहीं था या फिर उसका खबर पंजाब वाले को नहीं था। इसीलिए घराने इतने सारे बने कि जयपुर का घराना पंजाब को पता नहीं था, गायकी पंजाब की गायकी महाराष्ट्र को पता नहीं था, महाराष्ट्र की गायकी आगरा को पता नहीं था। तो अलग अलग स्टाइल्स बने क्योंकि कम्युनिकेशन वाज नॉट पॉसिबल। जब से कम्युनिकेशन बिकेम ईजियर
तब से नए घराने नहीं बने, और जो बने भी उसको मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा उसको नाम दिया गया है, लेकिन अगर आप गायकी सोचें तो गायकी बहुत ज़्यादा दूसरे घरानों से अलग नहीं है, क्योंकि जो रामपुर सेसवान गायकी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा किराने घराने की ही गायकी है। शायद जिस परिवार ने रामपुर सेसवान में उस घराने की चर्चा की है वो रामपुर से है, लेकिन उनके गाने की जो गायकी है वो किराने घराने की ही गायकी है। नाम अलग है, नाम अलग होने से जो गायकी है वो अलग नहीं होती। तो इसीलिए घराने की ज़रूरत तब ज़्यादा थी जब एक जो जगह के इंसान है वो दूसरे जगह नहीं जा पाते थे। इसीलिए सारे जो घराने के नाम है गाने के या तबले के, वो सब अब एक जगह से है। आगरा है, जयपुर है, ग्वालियर है, दिल्ली है, पटियाला है, ये सब दीज आर टोपोग्राफिकल लोकेशंस, दीज आर जोग्राफिकल लोकेशंस, जहाँ पे ये एक गायकी पनपता है ना, और वहाँ पे वो इवॉल्व होता है। तो अभी तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ बैठ के मैं आपसे बात कर सकती हूँ बॉम्बे में, और यहाँ बैठ के मैं अमेरिका में बात कर सकती हूँ, तो एक कंप्यूटर लेके मैं किसी की भी गायकी सुन सकती हूँ घर में बैठ के। तो इसीलिए नए घराने बनने के लिए जो आइसोलेशन की ज़रूरत है वो आइसोलेशन अभी दुनिया में रहा नहीं। वी आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, सो वी नो वॉट इज़ गोइंग ऑन इन अदर घरानाज, अदर गायकीज़, अदर म्यूजिशंस, अदर स्टाइल्स। सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक का नहीं, हम सारे दुनिया के हर एक तरह के गाने बजाने सुन रहे हैं। तो इसीलिए घराना नए बनने की अभी शायद ज़रूरत भी नहीं है, और एक घराने के म्यूजिशंस में दूसरे घराने के इन्फ्लुएंस भी ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। मैं जो ठुमरी गाती हूँ उसमें कई सारे ठुमरी शोभा गुर्तू जी के गाए हुए हैं, बेगम अख्तर के गाए हुए हैं, जो कि टिपिकली पटियाले घराने से नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने उनकी रिकॉर्डिंग सुनी है, क्योंकि मैंने उनके रिकॉर्डिंग से बंदिश सीखी है, और क्योंकि मुझे वो बंदिश इतना अच्छा लगता है, मैं गाती हूँ। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पटियाले घराने के आप गायक हो तो आप दूसरे घराने की बंदिश नहीं गा सकते हो। नहीं, मुझे वही पूछना था कि क्या नया जो नए गायक है उसको अपनी गायकी किसी एक घराने के साथ मतलब वो रिस्ट्रिक्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है अभी के हालात में, ऐसा आपको लगता है क्या? ही मुझे पूछना था। देखिए, मैं जो मानती हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बचपन में जो तालीम होती है वो एटलीस्ट 10 से 15 साल की तालीम एक बच्चे का एक घराने में एक गुरु के पास हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद जब वो तैयार है, जब उसकी आवाज़ तैयार है, जब उसकी गायकी तैयार है, तब अगर वो दूसरे घराने के बंदिश एक गाए, या फिर दूसरे घराने की गायकी जो है वो थोड़ा सा अपने गायकी में थोड़ा सा उसको इम्बाइब करे, तो उसमें मैं पर्सनली बहुत वो गलत हो रहा है ऐसा नहीं बोलूँगी। लेकिन ये भी सही बात है कि मैं नहीं सोचती कि एक बच्चे को शुरू से 2 दिन इस घराने की तालीम हो गई, 6 महीना दूसरे घराने की तालीम हो गई, फिर 1 साल तीसरे घराने की तालीम हो गई, ये अगर होगा तो उसकी गायकी जो है उसमें अच्छा असर नहीं पड़ेगा। उसको एक लंबे अरसे तक एक ही घराने की, अगर एक ही घराने की 2-3 उस्तादों से तालीम हो वो ठीक है, लेकिन एक ही गायकी जो है, एक ही आइडियोलॉजी जो है, घराना, व्हेन आई एम सेइंग घराना आई मीन अ सर्टेन आइडियोलॉजी ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ थ्रू म्यूज़िक, उसकी तालीम जो है 10-15 साल तक एक ही घराने में होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो दूसरे घराने से कुछ थोड़ा बहुत बंदिश या फिर ये ठुमरी, वो बंदिश, ये तराना अगर वो सीखना चाहे, अपने सोच के अंदर उसको डालना चाहे, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी है। बट दिस इज़ ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी पर्सनल ओपिनियन, वन मे डिफर। कौशिकी जी, जैसे बंगाल में बड़ी परंपरा है शास्त्रीय संगीत की, महाराष्ट्र में भी ऐसी है, और आपने नई जनरेशन के साथ भी आप गाती है, जैसे महेश काले जी है उनके साथ गाते हैं। ये नए जनरेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? महेश काले जी मुझसे थोड़े बड़े हैं, सो ही कांट बी यंगर जनरेशन दैट वे, बट येस प्रोफेशनली मे बी ही इज़ न्यूअर, बिकॉज अगर मैं 25 साल से गा रही हूँ एटलीस्ट, तो वो शायद पिछले 7-8 साल से प्रोफेशनली उतना गा रहे हैं। तो दैट वे प्रोफेशनल कंटेम्प्रेरी आई वुड कंसिडर हिम, बट आई डोंट थिंक ही इज़ यंगर जनरेशन।
Why I'm saying this? Because I have performed with even younger people. I have performed with Ambi Subramaniam, who's actually a young kid. Dr. L. Subramaniam ji ke bete hai. He's a fantastic violinist. I have performed with Nandini. I have performed with Savni and Mahima, who are actually younger than me. तो महेश जी के साथ, क्योंकि आपने पूछा, महेश जी के साथ गा के मुझे बहुत अच्छा लगा. ही इज़ अ फैंटास्टिक सिंगर एंड ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन. तो you know, when you sing with someone, when you perform with someone, your you know, your friendship and the vibes in between, it makes a lot of difference. अगर इंसान ऐसे है जिनके साथ आपको कम्युनिकेट करने में मुश्किल हो रही है, तो उनके साथ गाना बजाना करना भी मुश्किल होता है. लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जिन के साथ परफॉर्म किया है, महेश जी बीइंग वन, राकेश भाई ऑफ कोर्स आई हैव परफॉर्म्ड सो मेनी टाइम्स, विद पुरबायन जी आई हैव परफॉर्म्ड सो मेनी टाइम्स. दे आर ऑल अ लिटिल ओल्डर देन मी, बट माई प्रोफेशनली कंटेम्प्रेरी ऑफ कोर्स. उन सब के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है परफॉर्म करने में, या फिर रिकॉर्डिंग्स करने में, या फिर कोलैबोरेशन जो हम कई बार कोई एक बंदिश, कोई एक गाना बनाते हैं साथ में. Every time I've performed with them, I've really enjoyed myself. कौशिकी जी, लास्ट मतलब सवाल पूछने से पहले मेरा एक सेकंड लास्ट, कि आप कौन से नाम बताएंगे, अभी आपने कुछ नामों का जिक्र किया, कि जो यंग जनरेशन के हैं आपको लगता है कि इनके गाने हमें सुनने चाहिए. हो सकता है कि हमें पता ना हो, महाराष्ट्र के जो ऑडियंस है उनको पता ना हो, किनके नाम आप रिकमेंड करेंगे कि इनका आपको सुनना चाहिए? अच्छा, इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ. अम्बी सुब्रमण्यम, जैसे मैंने कहा, ही इज़ अ वायलिनिस्ट. षडज गोलखिंडी इज़ अ फ्लोटिस्ट, जो प्रवीण गोलखिंडी के बेटे हैं. ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड. नंदिनी एंड रागिनी, द टू सिस्टर्स, ऑफ कोर्स दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र, सो आई एम श्योर आपको पता है उनके बारे में. कलकत्ते में अयन करके एक लड़का है जो पार्थो चैटर्जी जी से, जो पुरबायन जी के पिताजी हैं, उनसे सीखते हैं और मेरे पिताजी से भी सीखते हैं. ही इज़ अ सितारिस्ट. ही इज़ अ वेरी वेरी गुड म्यूजिशियन. आई रियली हैव हाई होप्स फ्रॉम हिम एज अ म्यूजिशियन. और गाने के हिसाब से मैं शायद एक दो नाम भूल रही हूँ, अगर मुझे बाद में भी याद आए मैं बोलने वाली हूँ. अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स आई एम सेइंग. अबाउट वोकलिस्ट्स आई वुड से देर आर टू very young boys in कोलकाता. बाबा के स्टूडेंट है, एक का नाम है ब्रजेश्वर, एक का नाम है अनोल. वो दोनों बहुत ही अच्छे गाते हैं और हमारे छोटे भाई जैसे हैं, बचपन से बाबा से सीखते हैं. दे आर ऑल्सो ग्रेट सिंगर्स. एंड देयर इज़ अनदर बॉय कॉल्ड अनुभव. ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड सिंगर. और किसके बारे में कहूँ, देर आर मैनी एक्चुअली. मैं शायद भूल रही हूँ किसी के बारे में, लेकिन अगर फिर भी बाद में याद आता है फिर भी मैं बोलूँगी. अभी तक के लिए इनके नाम याद आ रहे हैं. अच्छा, और एक लड़का है, राम देशपांडे जी का बेटा है, उनका मैं नाम भूल रही हूँ. ही इज़ राम देशपांडे सन. आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम. ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड सिंगर, ग्रेट सिंगर. एक्चुअली अभी हम मतलब आपसे बातें करते समय समय कैसे गया पता नहीं चला, और बहुत बातें हैं, लेकिन कट्टे का आखिरी सवाल पे हम हैं. और मैं पूछना चाहती हूँ कि नाट्य संगीत की हमारी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी परंपरा है, तो कट्टे का एंड आप कैसे करेंगे म्यूजिकली? म्यूज़िकली मुझे लगता है कि एक गाना जो मेरे लिए बिल्कुल नेशनल एंथम है, और महाराष्ट्रियन ऑडियंस ने एक्चुअली इसको नेशनल एंथम बनाया है, तो जिम्मेदारी उनकी है. तो वही गाना मैं गा के एंड करूँगी, जो गाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, बट इट हैज़ थैंकफुली. याद पिया की आया, मैं 2 लाइन गा के ख़त्म करूँगी. याद पिया के आए, पिया के आए, याद पिया के आए, आए राम. ये दुख
है राम, याद पिया की, याद पिया की रे, याद पिया की आए 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 राम, कौशिकी जी, आपने तो मेरी दिक्कत बढ़ा दी है कि आपके इन सुरों के बाद अब मैं क्या कहूँ। हमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है फिजिकली, लेकिन वी कैन फील द वाइब्रेशंस। आप कोलकाता में हैं, हम मुंबई में हैं, लेकिन आप जब गाना गा रही हो, वो कोई भी गाना हो, हम यहाँ पे फील कर पा रहे हैं। ऐसे कहा जाता है कि विद्या विनयन शोभते। ये जो सारी हमारी बातें हुई है पिछले 1-1.5 घंटे से 2 घंटे से ऑलमोस्ट, तो मैं मराठी में कहूँगी की आपण म्हणतो की विद्या विनयनं शोभते, पण जेव्हा जेव्हा आम्ही तुमच्याशी बोलतोय, तुमचे एक्सप्रेशन्स पाहतोय, तुमचा आवाज ऐकतोय, या वाक्याची या सुभाषिताची प्रचिती अगदी पावलोपावली येते. तुमचा रियाज, तुमची संगीत साधना तुमच्या आवाजातनं आणि तुमच्या चेहऱ्यातनं दिसते, झळकते. ती अशीच झळकत राहो. तुम्ही आम्हाला आनंद देत राहा तुमच्या गाण्याच्या माध्यमातनं, संगीताच्या माध्यमातनं. आपले मनापासून आभार. पुन्हा एकदा दीपावलीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. कट्ट्याला वेळ दिल्याबद्दल थँक्यू सो मच. थैंक यू सो मच. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और वंस अगेन सबको दीपावली की बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं और बहुत अच्छे रहिए और प्रार्थना आप भी करिए, हम भी करते हैं कि हम जल्दी मिलें. जी जी, हम तो वही चाहेंगे कि आप कब हमारे स्टुडिओ में आ रही हैं और कब हम लाईव्ह आपका गाना सुन पाएंगे. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती आपण इथेच थांबतोय. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा ABP माझा.